अब इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी और भी आसान। यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सीयूईटी पीजी के लिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है। कम फीस में कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए आज ही विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड करें। वीडियो के माध्यम से हम आपको वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार का एक साथ संतुलन समझाएंगे, साथ ही साथ एग्री के डिमांड कर्व का डेरिवेशन किस तरीके से होता है, और आपको ये भी बताएंगे कि मौद्रिक नीति का प्रभाव और राजकोषीय नीति का प्रभाव एग्री के डिमांड पर क्या पड़ता है। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और एप्लीकेशन के माध्यम से सबसे पहले हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मैं अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये सारे के सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, हमने इससे पहले आईएस और एलएम का ढाल पढ़ा हुआ है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो हम आईएस का ढाल पढ़े थे, आईएस का जो ढाल है उसका मैं फॉर्मूला आपको एक बार बता देता हूं। आईएस का जो ढाल हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूला था हमारा 1/a अल्फा जी। तो इसका मतलब है कि a अगर 0 होगा, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में a 0 हो जाता है तो आईएस कर्व इस तरीके का होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा, एलएम कर्व की हम बात कर रहे थे, तो एलएम का जो फार्मूला है वो ये वाला होता है। एलएम का फार्मूला होता है एलएम इक्वल टू एलएम का ढाल का फार्मूला होता है हमारा k/h। इसका मतलब ये हुआ कि अगर h कभी 0 हो, h कभी अगर 0 हो जाए तो l का ढाल इस तरीके का होगा। अगर h इन्फिनिटी हो, जो कि केंजियन रेंज में होता है, तो एलएम का ढाल इस तरीके का होगा। और सामान्य स्थिति में एलएम का ढाल इस तरीके का होता है। एक कंसेप्ट क्राउडिंग आउट का है, वो आप जरूर समझ लीजिएगा कि ये हमारा आईएस है, ये एलएम है, ये हमारी ब्याज की दर है और ये हमारा आय का स्तर है। अगर हम आईएस को बढ़ाते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। अगर हम आईएस को बढ़ाते हैं तो आईएस के बढ़ने से अगर ब्याज की दर कांस्टेंट रहती तो जीडीपी इतनी बढ़ती, लेकिन वास्तव में जीडीपी जो बढ़ेगी वो इतनी बढ़ेगी, क्योंकि ये हिस्सा सारा का सारा कहलाएगा क्राउडिंग आउट। ये दोस्तों, ये सारे के सारे कंसेप्ट हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं। अब हम इसी के बेस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि मान लीजिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में आईएस वक्र नीचे तथा बाईं ओर पर है। आईएस वक्र नीचे यानी कि बाईं तथा एलएम वक्र नीचे दाईं ओर है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इकोनॉमी कहां पे वर्क कर रही है, यहां पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें। तो वो कह रहा है कि आईएस वक्र के नीचे इकोनॉमी काम कर रही है। थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन सकता है दोस्तों, उसके लिए कोई बात नहीं। हाँ, ये मान लीजिए हमारा आईएस का वक्र है। आईएस वक्र के नीचे काम कर रहा है, इसका मतलब यहां पर होता है हमारा एक्सिस डिमांड ऑफ गुड्स। यहां पे होता है हमारा एक्सिस डिमांड ऑफ गुड्स। और दूसरा, इकोनॉमी एलएम के भी बाईं ओर काम कर रही, मतलब नीचे की ओर काम कर रही है, यानी कि यहां पर होता है एक्सिस डिमांड ऑफ मनी, यहां पर होता है एक्सिस डिमांड ऑफ मनी, यानी कि अल्टीमेटली इकोनॉमी यहां पे काम कर रही है, इस पॉइंट पे काम कर रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर मान लें हम यहाँ पे काम कर रही है अर्थव्यवस्था में जहाँ पर एक्सेस डिमांड फॉर मनी है, तो एक्सेस डिमांड फॉर मनी होने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज की अगर मनी की डिमांड ज़्यादा है तो ब्याज दर बढ़ेगी, और एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स है तो जीडीपी का स्तर बढ़ेगा। यानी कि अगर हम डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये हमारा आईएसएलएम है, इकोनॉमी यहाँ पे कहीं काम कर रही है इस पॉइंट पर। तो इस स्थिति में अगर आपको ई पॉइंट पर आना है तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ब्याज की दर भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जीडीपी का स्तर भी बढ़ेगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में आईएस वक्र नीचे बाईं ओर है और एलएम वक्र नीचे दाईं ओर है, तो इस स्थिति, वास्तविक संतुलन स्थिति को बढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक समायोजन क्या होगा। दोस्तों, प्रारंभिक समायोजन ये होगा कि अर्थव्यवस्था में जो आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ ब्याज की दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये बिल्कुल सही आंसर है।
यानी कि आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ ब्याज की दर में वृद्धि होगी, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं। कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था एलएम वक्र के तो दूसरे क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं, जिसमें कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था एलएम वक्र के उस भाग पर गतिमान है जो क्षैतिज है, जिसे तरलता जाल कहा जाता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि एलएम वक्र इस तरीके का है। मैं डायग्राम एक बार दोबारा से बना देता हूं। इस तरीके का एलएम वक्र है। ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था आईएस वक्र के ऊपर और दाईं ओर भाग में स्थित है, ये हमारा आईएस वक्र है। एक मिनट बच्चों, सॉरी, ये हमारा आईएस वक्र है। आईएस वक्र के ऊपर यानी कि और दाईं यानी कि इस जगह अर्थव्यवस्था स्थित है यहां पर। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमारे को कि इस कंडीशन में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी कि एक तरीके से मंदी की स्थिति है। और मंदी की स्थिति में सरकार क्या करेगी? विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाएगी ताकि अर्थव्यवस्था मूव करके इस पॉइंट पर आ जाए, जिस स्थिति में जो जीडीपी का स्तर है वो बढ़कर y0 से क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। यानी कि इससे बचने के लिए अर्थव्यवस्था क्या करेगी? विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाएगी। मंदी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा? विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाया जाएगा। तो दूसरे का जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। तीसरा कह रहा है कि यदि निवेश की ब्याज लोच शून्य है, निवेश की ब्याज लोच शून्य का मतलब है ए शून्य है, जैसा हमने आपको देखिए यहां पे बताया था, ए जो है वो शून्य, ए शून्य का मतलब है आईएस इस तरीके का बनेगा। और एलएम वक्र नीचे दाएं क्षेत्र में है, एलएम वक्र नीचे, एलएम वक्र के नीचे और दाएं क्षेत्र में है। ठीक है जी, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ, यही समझते हैं कि हमारा आईएस वक्र तो इस तरीके का है। ये आईएस है और एलएम वक्र इस तरीके का होता है। ठीक है जी, ये दायां है, ये बायां है। तो अर्थव्यवस्था यहां पर स्थित है दाईं ओर, यानी कि इस स्थिति में क्या है हमारा? एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स है। इस स्थिति में एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स है, इस स्थिति में है। तो वस्तु बाजार में असंतुलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी इस स्थिति में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो ब्याज दर बढ़ने के बावजूद वस्तु बाजार में आय स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में धीरे धीरे एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स है, तो धीरे धीरे जो ब्याज की दर है वो बढ़ेगी, यहां पर पहुंच जाएगी ब्याज की दर। ठीक है जी, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स की वजह से जो एलएम वक्र है वो इधर की तरफ खिसकेगा, ब्याज की दर बढ़ के, ब्याज की दर तो बढ़ेगी लेकिन ब्याज की दर बढ़ने से आय का स्तर जो है वो सेम रहेगा। ये कहने का मतलब इसका ये है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है कि यदि अर्थव्यवस्था में एक ऐसा बिंदु है जो आईएस वक्र के ऊपर है तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन संकुचन की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। आईएस वक्र के ऊपर का मतलब क्या है? इस स्थिति में मंदी है, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स है। मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहेगी। इस तरीके से आप समझ लीजिए। एक अर्थव्यवस्था में आईएस वक्र के ऊपर मतलब एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है जो कि मंदी को दिखा रहा है। आईएस वक्र के ऊपर का कोई भी बिंदु यह दर्शाता है कि नियोजित निवेश नियोजित बचत से कम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस स्थिति में सेविंग ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। इसका मतलब यही चीज़ ये दर्शाता है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, बी नहीं ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रहे। बिल्कुल आपूर्ति स्थिर मान लिया। यदि अचानक लोग सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग करते हैं तो एलएम वक्र बाईं ओर की जगह दाईं ओर खिसक जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट बच्चों। ये मान लीजिए हमारा है एलएम, ये हमारा मनी सप्लाई। मुद्रा की मांग बढ़ती है
मुद्रा की मांग बढ़ने से ये हमारा आर है। मैं आपको एक मिनट यहाँ बना देता हूँ डायग्राम। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये हमारी है मनी सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं M/P। ये हमारी मनी डिमांड है, जिसको बोलते हैं MD। और ये हमारा ब्याज की दर है। मान लीजिए ये हमारा है इंटरेस्ट रेट और GDP का स्तर, तो ये हमारा LM बन गया। ठीक है जी। अब अगर क्या होता है, मुद्रा की मांग बढ़ती है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है, तो ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ब्याज की दर बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि सेम इनकम लेवल पे ब्याज की दर बढ़ गई, जिसकी वजह से जो LM वक्र है वो बाईं ओर खिसक गया। ये इसका मतलब है। तो वो कह रहा है कि LM वक्र अगर बाईं ओर खिसक जाता है तो नए बदलाव के तुरंत बाद पुराने संतुलन बिंदु पर कौन सी स्थिति परिवर्तन होगी। यानी कि इस स्थिति में मान लीजिए ये हमारा IS यहां पे कट कर रहा है, तो इस स्थिति के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि कह रहा है कि वस्तु बाजार में संतुलन होगा लेकिन मुद्रा बाजार में अधिमांग होगी। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, हम यहां पर आ गए इस पॉइंट पर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस स्थिति में हमारी है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि इस स्थिति में एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होने की वजह से वस्तु बाजार में संतुलन में होगा लेकिन मुद्रा बाजार में अधिमांग होगी। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, पांचवे का C। 6 क्वेश्चन पे आ गए। 6 कह रहा है कि स्वायत्त व्यय बढ़ने से IS वक्र दाईं ओर खिसकता है, जिससे आय तो बढ़ती है लेकिन ब्याज दर भी बढ़ती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए ये हमारा है IS, ये IS है, ये LM है। LM और IS। अब अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो ब्याज की दर बढ़े, IS बढ़ने से ब्याज की दर बढ़ेगी। एक मिनट बच्चों, थोड़ा ज्यादा बन गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा बच्चों, ब्याज की दर बढ़ेगी और ब्याज की दर बढ़ने से निवेश पर बुरा असर पड़ेगा। अब अगर अर्थव्यवस्था चाहती है कि ब्याज की दर में कोई परिवर्तन ना हो तो अर्थव्यवस्था में क्या करना पड़ेगा, आपको इस लेवल पे मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि आपको विस्तारवादी क्या अपनाना पड़ेगा, विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनानी पड़ेगी। तो अगर आप विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाते हैं तो जरूर आपकी समस्या का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली बच्चों ये वाला माना जाएगा। यानी कि इस स्थिति में LM वक्र, अच्छा चलिए क्वेश्चन मैंने कुछ और पढ़ लिया है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में निवेश में कमी फुल क्राउडिंग आउट होगी। फुल क्राउडिंग आउट किस स्थिति में होगा दोस्तों, अगर हम LM को इस तरीके से मान लें, इस तरीके से मान लें, और IS इस तरीके का माने, तो इस स्थिति में अगर IS बढ़ता है तो IS बढ़ने से ब्याज की दर में किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इस स्थिति में ये क्राउडिंग आउट, फुल क्राउडिंग आउट कहलाएगा। यानी कि जिस स्थिति में हम कह सकते हो कि पूर्णतः बेरोजगार है, उस स्थिति में यह LM वक्र जब पूर्णतः बेरोजगार होगा तो फुल क्राउडिंग आउट की स्थिति कहलाएगी। 7 कह रहा है कि यदि मुद्रा का मूल्य स्थिर मान लिया जाए और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था दाईं ओर खिसकती है। बिल्कुल सही बात है। यदि अर्थव्यवस्था में केवल M स्थिर रख के P में गिरावट कर दें तो ISLM मॉडल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए M/P ये वास्तविक शेष की पूर्ति है। तो अगर M कांस्टेंट रहे और P कम हो जाए तो जो M/P है वो बढ़ जाएगा, जिससे LM कर्व जो है वो दाईं ओर खिसक जाएगा। यानी कि इस स्थिति में ILM कर्व दाईं ओर खिसकने से क्या होगा, ब्याज की दर गिरेगी, साथ साथ आय का स्तर बढ़ेगा। LM वक्र मतलब 7 का जो B है वो सही है, ब्याज की दर गिरेगी और आय का स्तर बढ़ेगा।
8 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 कह रहा है कि यदि 8 क्वेश्चन कह रहा है हमारे से कि आय में वृद्धि की मात्रा प्रारंभिक स्वायत्त में वृद्धि से कम होती है क्योंकि इससे मुद्रा बाजार पर का प्रभाव शामिल है। ठीक बात है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बात कर रहा है कि यदि हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो आय में वृद्धि कंपैरेटिवली कम होती है मुद्रा बाजार की वजह से। यदि मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग ब्याज दर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, हम अत्यधिक संवेदनशील मतलब एच जो है हमारा बहुत हाई है, और दोस्तों हम बता चुके हैं कि अगर एच हाई होगा हमारा तो हमारा जो एलएम वक्र है वो लगभग इस तरीके से बनेगा, वर्टिकल। तो मैं एक बार आपको वर्टिकल मान लेता हूं, एच को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में मुद्रा बाजार का प्रभाव शून्य होगा और जितनी भी हम आईएस को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जीडीपी का स्तर बढ़ेगा गुणक प्रभाव की वजह से। तो इसका मतलब बी पॉइंट है। डायग्राम की अगर हम बात करें दोस्तों तो डायग्राम हम इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये हमारा एलएम है इस तरीके का, और अगर हम आईएस को बढ़ाते हैं तो जितना हम आईएस को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जीडीपी का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी बच्चों। 9th क्वेश्चन हम आ गए। 9 कह रहा है कि मान लीजिए एक देश में आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए स्वायत्त निवेश को बढ़ाती है। केंद्रीय बैंक चाहती है कि सरकार कदम से ब्याज दर बिल्कुल भी ना बढ़े। जैसा कि हमने देखिए यहां पे जो समझाया था वो ये वाला पॉइंट है कि अगर सरकार चाहती है ब्याज दर को बिल्कुल भी ना बढ़ाए तो उसको उतना ही एलएम बढ़ाना पड़ेगा, इनकी विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा पॉइंट ये आ गया कि मुद्रा की आपूर्ति में इस प्रकार वृद्धि करनी पड़ेगी कि एलएम वक्र समांतर रूप से दाईं ओर खिसक जाए, यानी कि जितनी मुद्रा की आपूर्ति को समानांतर रूप से इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाकर मुद्रा की जो मांग है वो बराबर हो पाएगी, ब्याज की दर के स्थिर रहेगी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक दी गई मौद्रिक आपूर्ति के लिए, मतलब मौद्रिक की आपूर्ति दी गई है, जब स्वायत्त व्यय बढ़ता है तो वास्तविक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को मौद्रिक प्रतिबंधित या सीमित कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। क्राउडिंग आउट क्या कहता है कि यदि हम स्वायत्त व्यय को बढ़ाते हैं और ब्याज की दर स्थिर रहे तो आय में वृद्धि ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि ब्याज की दर स्थिर नहीं होती है, ब्याज की दर बढ़ जाती है आय बढ़ने से, इसीलिए निवेश में कमी आती है और जितना प्रभाव पड़ना चाहिए तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे आय बढ़ती है लेन देन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है और इसकी वजह से ब्याज की दर बढ़ जाती है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण को भी व्यक्त करता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत स्तर के बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है। कीमत स्तर के बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है। ठीक है जी, क्योंकि कीमत स्तर बढ़ेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कहना दोस्तों ये चाह रहा है कि अगर M/P में अगर P बढ़ जाएगा तो M/P कम हो जाएगा, यानी कि वास्तविक से इसकी पूर्ति कम हो जाएगी, जिससे ब्याज की दर बढ़ जाएगी, जिससे निवेश घटता है और अंततः राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, जो कि एडी के ढाल को ऋणात्मक प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है। यदि अर्थव्यवस्था में निवेश की ब्याज दर के प्रति लोच शून्य है तो आईएस वक्र इस तरीके का होगा, ऐसा। तो एडी वक्र भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में किसी भी तरीके का केवल कीमत बढ़ेगी, जीडीपी में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहने का दोस्तों मतलब ये है, मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास करूं कि अगर मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं, हम इस तरीके का आईएस मान लेते हैं, एलएम मान लेते हैं, ये हमारा एलएम है और आईएस इस तरीके का है, बिल्कुल वर्टिकल, ये हमारी ब्याज की दर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा है एडी का स्तर, ये ब्याज की दर है और ये हमारा एडी है। इस तरीके का एडी बनेगा। ठीक है जी। अगर मान लीजिए कीमत स्तर बढ़ जाता है, कीमत स्तर बढ़ने की वजह से एलएम वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, जिससे ब्याज की दर बढ़ेगी, लेकिन कीमत स्तर बढ़ेगा लेकिन जीडीपी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए एडी वक्र बिल्कुल वर्टिकल होगा। यानी कि इस स्थिति में एडी वक्र जो होगा वो बिल्कुल वर्टिकल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 का सी पॉइंट सही है, एडी वर्टिकल होगा। 12 क्वेश्चन पे हम आगे दोस्तों। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित मुद्रा पूर्ति के कारण कीमत स्तर बदलने से M/P बदलता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कीमत स्तर में परिवर्तन होगा तो MP बदलेगा, जिससे एडी में भी परिवर्तन होगा। यदि केंद्रीय बैंक में नामात्र यानी कि जो नॉमिनल मनी सप्लाई है उसको स्थायी रूप से बढ़ा देती है
तो कीमत स्तर पर ISLM-AD वक्र में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, अगर मान लीजिए मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने से ISLM पर क्या असर पड़ेगा, तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार आपको फिर से बता देता हूं। यहां पे डायग्राम बना के समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, ये हमारा AD वक्र है, ये हमारा ISLM है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आय का स्तर है, ये हमारा AD का स्तर है, ये हमारा कीमत स्तर है, ये GDP का स्तर है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया LM, ये हो गया IS। अगर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इसकी वजह से जो AD वक्र है वो भी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि सेम कीमत स्तर पर अब आपको ज़्यादा GDP का स्तर देखने को मिलेगा, यानी कि LM वक्र दाईं ओर खिसकेगा और AD वक्र भी दाईं ओर खिसक जाएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था तरलता जाल की स्थिति में, तरलता जाल का मतलब है LM कर्व जो है वो वर्टिकल है, इस स्थिति में यदि कीमत स्तर में भारी गिरावट आती है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ब्याज की दर ऑलरेडी बहुत निचले स्तर पर है, कहने का दोस्तों मेरा मतलब यह है कि इस स्थिति में वास्तविक शेष बढ़ देगा, लेकिन वास्तविक शेष बढ़ने के बावजूद भी ब्याज दर अब और नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी हम तरलता जाल की स्थिति में हैं, इसलिए ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, LM में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी तरलता जाल की स्थिति को प्राप्त कर चुकी है। अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऑलरेडी तरलता जाल की स्थिति में हैं, मतलब अगर मैं एक डायग्राम में ही सब बना लूं आपको, तो हम इस स्थिति में हैं, ये LM की स्थिति ऑलरेडी है, ये स्थिति में है A से लेके B तक। तो तरलता जाल की स्थिति में अगर वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया भी जाता है तो भी इस LM में किसी भी तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रिटिकल लेवल पर आ चुके हैं, ये क्रिटिकल लेवल है R का। ठीक है जी, इससे नीचे ब्याज की दर नहीं जा सकती। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए जब कीमत स्तर गिरता है, मान लीजिए चलो कीमत स्तर गिर गया, तो न केवल LM वक्र खिसकता है बल्कि लोगों के पास नगद और बॉन्ड की वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ने लग जाती है, जो कि लोगों को अमीर महसूस कराती है। बिल्कुल सही बात है, ये पीगू प्रभाव है। इसकी वजह से IS वक्र जो है वो दाईं ओर खिसकेगा या बाईं ओर खिसकेगा या किस तरफ खिसकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस स्थिति में LM वक्र दाईं ओर खिसकेगा, साथ ही साथ उपभोग बढ़ने की वजह से IS वक्र भी दाईं ओर खिसकेगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कीमत गिरती है तो LM वक्र खिसकेगा और उपभोग बढ़ता है तो IS खिसकेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो ओवरऑल है वो IS और LM दोनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता जितनी अधिक होगी, यानी कि मुद्रा की मांग ब्याज दर के प्रति जितनी कम संवेदनशील होगी, सामूहिक मांग उतना ही अधिक चपटा या लोचदार होगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर मौद्रिक नीति के प्रति जितनी अधिक मांग कम संवेदनशील होगी, इसका मतलब H जितना अधिक होगा उतना ये इस तरीके का बनेगा H। ऐसा AD उतना ही अधिक चपटा या लोचदार होगा। कीमत स्तर गिर जाने पर वास्तविक मुद्रा की स्थिति में जो वृद्धि होती है वह ब्याज दर में तेजी से नीचे गिरती है, जिससे निवेश और आय दोनों में वृद्धि देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस स्थिति में 15 का जो A है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है और सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति से LM वक्र दाईं ओर खिसकता है। ठीक है जी, हम मानते हैं कि अगर विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाते हैं तो LM वक्र दाईं ओर खिसकता है, जिससे स्थिर मूल्य पर AD वक्र भी दाईं ओर खिसक जाएगा। ये भी सही है। यदि अर्थव्यवस्था क्लासिकल कंडीशन में है, यानी कि उस स्थिति में है जहां पर LM वक्र इस तरीके से वर्टिकल है, ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल सीधा, यानी कि लंबवत है, तो मौद्रिक विस्तार AD को में किस स्थान में परिवर्तन करेगा, यानी कि अगर मौद्रिक विस्तार होता है तो AD में किस तरीके से परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों AD में दाईं खिसकेगा और इसका प्रभाव मैक्सिमम होगा। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं, यहां समझा देता हूं। चलिए नीचे बना लेते हैं हम, देखिए यहां समझा देते हैं।
कह रहा है कि अगर हमारा LM लंबवत हो, इस तरीके का LM हो, ये LM है और ये हमारा IS है, ये हमारा ब्याज की दर है, ये मान लीजिए कीमत स्तर है और ये GDP का स्तर है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। ओके जी, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एडी वक्र दाईं ओर खिसकेगा। कब खिसकेगा? नहीं सॉरी, मैं कह रहा है कि यदि अच्छा यहां पे बदलेगा, यदि मौद्रिक विस्तार होता है, मौद्रिक विस्तार का मतलब LM वक्र इस तरीके से मूव कर जाएगा दाईं ओर, ये LM वक्र दाईं ओर सके, इसका मतलब ब्याज की दर गिरेगी और जो GDP का स्तर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम कीमत स्तर पर GDP का स्तर बढ़ चुका है, इसलिए एडी वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये इसका मतलब है दोस्तों, ठीक है जी, दाईं ओर खिसकेगा। 17 कह रहा है कि संकुचनवादी मौद्रिक नीति से LM वक्र दाईं ओर खिसकता है, बाईं ओर खिसकता है और GDP कम हो जाती है, ठीक है, इससे एडी वक्र भी बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है। मान लीजिए केंद्रीय बैंक संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाती है, लेकिन उसी समय बाजार में मूल्य स्तर भी अनुपातिक रूप से तेजी से गिर जाता है। देखिए समझिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर M मान लेते हैं, M/P, M मान लेते हैं 100 है और कीमत स्तर 10 है, तो ये हमारा कहलाएगा 10 वास्तविक शेष। यहां पे कह रहा है कि मान लीजिए केंद्रीय बैंक संकुचनवादी नीति अपनाती है, यानी कि ये कर देता है, M को कर देती है 50, लेकिन उसी समय कीमत 5 हो गई, तो जो M/P है वो 10 ही रहा। इसका मतलब न तो मुद्रा LM में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, LM में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो न तो ब्याज दर में परिवर्तन आएगा, ना GDP के स्तर में परिवर्तन आएगा। तो यहां पे ये कह रहा है कि LM वक्र बाईं ओर खिसकेगा और एडी वक्र नहीं, ये तो गलत आंसर है। 17 की बात करें तो 17 में हम देखेंगे मूल्य स्तर गिरने से वास्तविक मुद्रा की पुनः संतुलन हो जाएगी, जिससे LM वक्र अपने स्थान पर लौट कर आ जाएगा और पुनः अपने स्थान पर आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती भी है तो LM वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, लेकिन कीमत स्तर बढ़ने से बाईं ओर खिसक जाएगा, तो उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे पहले था। मेरा कहने का मतलब ये है, बी बिल्कुल सही है। 18 कह रहा है कि केंद्रीय बैंक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाकर M को बढ़ाती है, यानी केंद्रीय बैंक क्या करती है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाकर M को बढ़ाती है, जिससे सैद्धांतिक रूप से LM वक्र दाईं ओर खिसकता है, LM वक्र दाईं ओर खिसकता है और एडी भी दाईं ओर खिसक जाता है। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी तो LM वक्र और एडी वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में निवेश की ब्याज लोच शून्य है, निवेश की ब्याज लोच शून्य का मतलब है कि IS वक्र इस तरीके से खड़ा हो गया ऐसा, तो मौद्रिक नीति का एडी पर क्या व्यवहारिक प्रभाव देखने को मिलेगा। जो एडी वक्र है, कीमत स्तर, मतलब अगर IS बढ़ता है, यानी कि समान कीमत स्तर पर आप कह सकते एक तरीके से कि ये मान लीजिए हमारा है IS, ये हमारा है LM, मौद्रिक नीति अपनाती है तो एडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि LM वक्र जो है वो इसी तरीके से बना रहेगा, सेम लेवल पे बना रहेगा, केवल ब्याज की दर बढ़ेगी, GDP का स्तर तो बढ़ेगा ही नहीं। यानी कि LM वक्र दाईं ओर खिसकेगा, ब्याज दर गिरेगी, लेकिन एडी वक्र अपने स्थान पर बिल्कुल वही रहेगा, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 19वां कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में अत्यंत निम्न ब्याज दर पर तरलता जाल का सामना करना पड़ रहा है और LM वक्र क्षैतिज है, इस स्थिति में यदि सरकार सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि कर देती है तो मूल्य स्तर पर एडी में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि LM वक्र इस तरीके का है, LM वक्र इस तरीके का है, इस तरीके का LM वक्र क्षैतिजाकार है और एडी में वृद्धि की जाती है, और ये हमारा IS है।
तो डेफिनेटली जो हमारा AD है वो भी दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि इस स्थिति में जो 19 का A है वो बिल्कुल सही है, AD दाईं ओर खिसकेगा और इसका प्रभाव अधिकतम होगा क्योंकि क्राउडिंग आउट शून्य होता है, इसमें किसी भी तरह क्राउडिंग आउट देखने को नहीं मिलता। AD वक्र बिल्कुल नहीं खिसकेगा क्योंकि मौद्रिक क्षेत्र राजकोषीय नीति के निष्प्रभावी कर देता है। ये तो चलो ये तो हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया इसका आंसर। 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निवेश की ब्याज लोच अत्यधिक उच्च है, यदि निवेश की ब्याज लोच अत्यधिक उच्च है, इसका मतलब हम H को इन्फिनिटी मान लेते हैं, नहीं A को मोड़ मान लेते हैं, यानी IS वक्र अधिक चपटा होगा, ऐसा IS वक्र होगा। और सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण AD वक्र को दाईं ओर खिसकने बहुत सीमित या छोटा होता है, ये बात ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में अधिक IS अगर चपटा है तो सरकारी व्यय बढ़ने से ब्याज दर पर जो अधिक बढ़ेगी, जिससे निजी निवेश तो उत्साहित होगा और ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट ज्यादा कहलाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो सही है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आप मुझे जरूर बताइएगा आपने कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे, ताकि मुझे पता रहे कि जो दिशा में हम काम कर रहे हैं वो सही है क्या गलत है। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके जो आंसर है मतलब जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।